Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम कवर कर रहे हैं DFCCL एग्जाम के लिए जो आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट का सेक्शन है। और आज आपकी क्लास नंबर 18 है। इससे पहले मैंने आपको 17 लेक्चर्स करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो पहले उनको देखो, रिवाइज करो, फिर जब आप आगे बढ़ते हो तब इस पे आना, ठीक है। तो आज हम देखो यहाँ पे अब बीसीजी मैट्रिक्स वगैरह पे आगे काम कर रहे होंगे। अब देखो बीसीजी मैट्रिक्स समझने के लिए ना आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया, प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन क्या होती है, देन आपका ब्रांड क्या होती है, ये सब पता होना बहुत जरूरी था। इसलिए हमने ये सब चीजें कवर की और यहाँ से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैंने आपको कल ब्रांड इक्विटी पूरा रैपअप कराया। अब आपके माइंड में ये बात आ गई होगी कि ब्रांड इक्विटी में ब्रांड लॉयल्टी होती है, अवेयरनेस होता है, परसीव्ड क्वालिटी होती है, ब्रांड एसोसिएशंस होते हैं। अगर मैं इसकी ही इतने इतने की बात करूं तो ये क्या हो जाता है आपका ब्रांड इक्विटी मॉडल। चलो कमेंट करके बताओ ब्रांड इक्विटी मॉडल किसने दिया था, ठीक है। देन आपका जो अदर प्रॉपर्टी है, जो मैंने आपको अदर चीजें बताई थी कि यहाँ पे आपका कुछ पेटेंट्स भी होंगे, कुछ आपके ट्रेडमार्क्स भी होंगे। तो यहाँ पे जो भी अदर प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पे फिल कर लेना, अपना यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ब्रांड लॉयल्टी बिल्ड हो गई, रिड्यूस्ड मार्केटिंग कॉस्ट होती है, तो आपका कहीं ना कहीं क्या होता है ब्रांड लॉयल्टी ऐसे ऐसे बिल्ड होती है। सारे इसमें पॉइंट आपको दे रखे हैं, जो भी इसका पूरा कल की क्लास का निचोड़ होता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको पढ़ लेना पूरा। अब देखो ब्रांड इक्विटी तो आपका किस किस पे डिपेंड होती है वो हमने देखा कि ये जो है 4 फैक्टर ये डिपेंड करते हैं, और जो अदर प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे ब्रांड इक्विटी को अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं ब्रांड इक्विटी का फायदा क्या है, एक तो ये क्या करता है, वैल्यू कस्टमर को प्रोवाइड करता है, दूसरा क्या करता है, वैल्यू फर्म को प्रोवाइड करता है ब्रांड इक्विटी। अगर हम कस्टमर की बात करें तो ब्रांड इक्विटी होने से क्या होगा कि कस्टमर को प्रोसेसिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन या इंटरप्रिटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी ज्यादा। इसके अलावा उनका जो परचेज डिसीजन है उसमें उनको कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज अगर ब्रांड इक्विटी अच्छी है तो वो जो मैं जो भी सामान लेने जा रहा हूँ उसमें मेरा कॉन्फिडेंस बनेगा कि नहीं बनेगा। अच्छा आपको पता है ना कि कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो किन पर्टिकुलर स्टेप्स में होके चलता है। देखो कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर होता है ना वो सबसे पहले क्या करता है, उसका बाइंग डिसीजन प्रोसेस आता है, ठीक है। ये मार्केटिंग फनल है, आई होप आपको याद होगी। सबसे पहले आता है बाइंग डिसीजन प्रोसेस, फिर आता है आपका प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, ठीक है। क्या आता है, प्रॉब्लम रिकॉग्निशन। देन इसके बाद आता है आपका इंफॉर्मेशन सर्च, ठीक है। क्या आता है आपका इंफॉर्मेशन सर्च आता है। देन इसके बाद का स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन। आइडेंटिफिकेशन एंड इवेल्युएशन एंड इवेल्युएशन, ठीक है। क्या किसका एवेल्युएशन करोगे, अल्टरनेटिव्स का, ठीक है। यानी कि उस प्रोडक्ट के क्या क्या अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं वो देखे जाते हैं। देन इसके बाद वाला स्टेप होता है परचेज डिसीजन का, ठीक है। फिर आता है आपका क्या, परचेज डिसीजन। तो यहाँ पे जब भी आपका किसी कस्टमर को कोई परचेज डिसीजन लेना है तो उसमें ब्रांड इक्विटी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन उसके बाद में उसको सेटिस्फेक्शन का यूज मिलता है। तो ये स्टेप याद रखना कि ये मार्केटिंग फनल के स्टेप्स इस तरीके से काम कर रहे होते हैं। परचेज डिसीजन होता है, इसके बाद में आता है आपका पोस्ट परचेज बिहेवियर, ठीक है। इसके बाद आता है पोस्ट परचेज बिहेवियर। इसको भी एक बार नोट डाउन कर लो, ठीक है। यहां से भी एक आधा क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सी प्रोसेस पहले होती है। खैर अब देखो ब्रांड इक्विटी से क्या हो गया, कस्टमर को तो ये वैल्यू मिल गई। अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये कौन सी वैल्यू प्रोवाइड कराता है फर्म को, तो देखो अगर ब्रांड इक्विटी अच्छी है तो उससे जो मार्केटिंग के प्रोग्राम्स हैं उनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स सी बात है, मार्जिन बढ़ेगा। जब आपकी ब्रांड इक्विटी अच्छी है तो आपका लॉयल्टी अच्छी होगी, लॉयल्टी अच्छी है तो धीमे धीमे आपका WOM होगा और फिर चीजें अच्छे से आपका मार्केट में फैलने लग जाएंगी, मार्जिन अच्छे आने लगेंगे। आपको पता है ना कि प्राइसिंग इतनी मैटर नहीं करती जितना आपका मार्जिन करता है बेसिकली। अगर मैं वो 80,000 वाला मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था वो याद रखना। देन आपका ब्रांड एक्सटेंशंस होते हैं, ट्रेड लेवरेजेस होते हैं, तो कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिलता ही मिलता है अगर आपका ब्रांड इक्विटी अच्छा है, ब्रांड का नाम अच्छा रहेगा, ठीक है। चलो खैर ये सब बातें हो गई, आपको आई होप क्लियर होगा। अब आज हम बात करने वाले हैं कि भाई ब्रांड के क्या टाइप्स होते हैं और इसके बाद में ब्रांड की क्या स्ट्रेटेजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजीज आपकी कौन सी होती हैं। यहाँ से क्वेश्चंस बन जाते हैं स्ट्रेटजी, ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी से। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद आता है आपका क्या, बीसीजी मैट्रिक्स के ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। क्लियर है मेरी बात, चलो शुरू करेंगे। सबसे पहले आप लिखो टाइप्स ऑफ ब्रांड। टाइप्स ऑफ ब्रांड्स, यानी कि ब्रांड्स किन किन टाइप की होती हैं। वैसे कहीं आपको 7 मिलेगा, कहीं 8 मिलेगा, लेकिन हमें हमारे एग्जाम के लिए जहाँ जो चीज़ें पूछी जाती हैं उसके बेसिस पे अगर हम बात करें तो मेजरली 4 to 5 इसके टाइप्स निकल के आते हैं। जिसमें सबसे पहला, आप टाइप सुनने से पहले ना मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। एग्जाम्पल को आपको सुनना है और बड़े ही ध्यान से इसको समझना है। क्लियर, चलो। अब देखो सपोज करो मेरे पास सपोज करो मेरी एक कंपनी है और मैंने एक प्रोडक्ट ए है, ठीक है। ये मेरी कंपनी है और मेरा प्रोडक्ट ए है, मैंने इसका मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया, ठीक है ना। मैंने क्या किया, इसका मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया। अब धीमे धीमे मैंने ये पहले क्या किया, अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया, प्रोड्यूस किया। इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर पूरी मार्केटिंग करवाऊंगा, ठीक है ना। मार्केटिंग कराने का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करने के बाद आपका डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ठीक है।
डिस्ट्रीब्यूशन कराऊंगा मैं इस प्रोडक्ट का, फिर इस प्रोडक्ट का क्या कराऊंगा, प्रमोशन कराऊंगा, देन इसका क्या होगी, प्राइसिंग एक रखी जाएगी, प्रमोशन के बाद प्राइसिंग रखी जाती है, प्राइसिंग के बाद क्या होगा आपका, प्राइसिंग डिसीजन जो भी लिया जाता है, प्राइसिंग डिसीजन के बाद जो भी आपका बेचा जाएगा प्रोडक्ट ये। तो यहाँ पे बेसिकली मैं जब ए प्रोडक्ट को बना रहा हूँ, बनाया भी मैंने, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने किया, उसका प्रमोशन भी मैंने किया, और उसकी जो प्राइसिंग डिसीजन है वो भी किसने लिया, मैंने लिया। तो यहाँ पे ये पहला वाला जो टाइप होता है जहां पर आपने जिस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया उसको आप डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हो, प्रमोट भी कर रहे हो, प्राइसिंग डिसीजन भी ले रहे हो, और उसे बेच भी आप रहे हो। तो यहाँ पर इस टाइप की जो ब्रांड होती है उसे क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड। ठीक है, क्या बोला जाता है, मैन्युफैक्चरर्स ब्रांड बोला जाता है। अब सपोज करो यहाँ पे क्या हो, अभी मैं आपको और बताऊंगा, पहले ध्यान से सुनना है। अब इस ए प्रोडक्ट को मैंने बना तो दिया, लेकिन मैंने यहाँ पे आगे जो डिस्ट्रीब्यूशन था, प्रमोशन था, डिस्ट्रीब्यूशन तो चलो ठीक है करा दिया, लेकिन प्रमोशन और प्राइसिंग डिसीजन मैं नहीं करा रहा हूँ। मैंने क्या किया, अपना प्रोडक्ट बनाया और ये किसी और को बेच दिया। उसने क्या किया, मेरे इस मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट को उसने रीसेल कराया किसके अंदर, अपनी ब्रांड के अंदर। ठीक है ना, उसने क्या किया, अपनी कोई ब्रांड यूज कर ली और उसको सेल कर दिया। इसका परफेक्ट एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे माइक्रोमैक्स जो है, माइक्रोमैक्स मोबाइल फोन्स आते हैं ना, तो इन्होंने बीच में क्या किया था कि ये चाइना से फोन मंगाते थे, चाइना में जो मेड फोन्स हैं उनको मंगाते थे और उनके ऊपर माइक्रोमैक्स का ठप्पा लगाते थे, यानी कि ब्रांडिंग लगाते थे, और उसे उनके अपनी प्राइसिंग डिसीजन के हिसाब से बढ़िया अच्छा खासा मार्जिन लेके बेच देते थे। ठीक है, और मोस्टली जो अपनी कंपनीज थी इंडिया की, लावा वगैरह, लावा का तो चलो ठीक है इंडिया में कुछ पार्ट बनते भी थे, बट माइक्रोमैक्स ने पहले ऐसा काफी कुछ किया था। ये चीजें हैं, सपोज करो, या फिर ऐसा हो, कई सारे स्टोर्स होते हैं, आपने देखा होगा कई सारे क्या होते हैं, जो स्टोर लाइंस होती हैं ना, क्या होती हैं स्टोर लाइंस, ये क्या करती हैं, जो लोकल फैक्ट्रीज होती हैं उनसे सपोज करो क्लॉथ खरीद लिए, क्लॉथ सपोज करो मेरी कोई स्टोर लाइन है और मैं वहां पे अपना क्लॉथ्स वगैरह बेचता हूँ, मेरा और जैसे बिग बाजार है ना, बिग बाजार की काफ़ी बड़ी यहाँ पे एक स्टोर लाइन है पूरी ऑल इंडिया में। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि उस एक लोकल जो मैन्युफैक्चरर या फिर लोकल फैक्ट्री से मैंने मैन्युफैक्चर्ड सामान खरीदा, क्लॉथ्स खरीदे, उसके ऊपर अपना अपना जो भी मेरा स्टोर था उसका मैंने वहाँ पे टैग लगाया और अपनी ब्रांड के अंदर बेच दिया। तो ये काम कौन सा हो गया, ये जो ब्रांड लगाई है मैंने, ये क्या मैन्युफैक्चरर ब्रांड है, नहीं है। इस टाइप की ब्रांड को बोला जाता है प्राइवेट ब्रांड। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, प्राइवेट ब्रांड बोला जाता है। अब तीसरा केस आता है कि सपोज करो मैंने यहाँ पे क्या किया, अपना मैन्युफैक्चर किया सामान, और उस मैन्युफैक्चर्ड सामान को, वो है मेरी ब्रांड के अंदर ही, मैंने उसे मैन्युफैक्चर वगैरह किया हुआ है, बट मेरे नाम की कोई ब्रांड नहीं है। हम समझना बड़े ही ध्यान से, और एक बड़ी सी कोई कंपनी है, उसका कोई ट्रेडमार्क है। ठीक है, उसका कोई ट्रेडमार्क है। मैंने क्या किया, उस कंपनी से बात करी और मैंने कहा आपका ट्रेडमार्क मुझे यूज करना है अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो यहाँ पे मैं कुछ रॉयल्टी दूंगा, किसके लिए, उसका जो ट्रेडमार्क है दूसरी कंपनी का, उसका ट्रेडमार्क यूज करने के लिए। मैं क्या करूंगा, मैंने मैन्युफैक्चर किसने किया, सामान मैंने मैन्युफैक्चर किया है, लेकिन मैंने क्या किया, ट्रेडमार्क उसका लेके यहाँ पे डाल दिया, इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, और इसको हमने बेचा किसके, ट्रेडमार्क के अंदर, जो दूसरी कंपनी का था। अब होता क्या है कि यहाँ पे उसका ट्रेडमार्क यूज करने के लिए कुछ ना कुछ रॉयल्टी दी जाती है, और ये अराउंड 2 to 10% वरी करती है। तो वो रॉयल्टी दी मैंने और अपना सामान बेचने से फायदा क्या होगा कि मेरा जो मैंने मैन्युफैक्चर किया है सामान को, उसको यहाँ पे मुझे ज्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं कराना पड़ेगा। वो जो भी ट्रेडमार्क है उससे एसोसिएटेड जो भी वैल्यूज है उस ब्रांड की, जो ब्रांड इक्विटी बनी हुई है, ठीक है ना, जो ब्रांड इक्विटी बनी है, ब्रांड इमेज बनी है, उसका मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, सीधा सीधा फायदा मिलेगा। ठीक है ना, जो ब्रांड इक्विटी या फिर आप ब्रांड इमेज बोल दो, तो ये होता है। लेकिन जो भी ये, अब जब इस टाइप की आपकी ब्रांडिंग की जाती है, यानी कि मैंने किसी और से ट्रेडमार्क लेके खरीद के, या फिर उसकी बेसिकली खरीद के क्या, उसको मैंने कुछ रॉयल्टी देके उसका ट्रेडमार्क यूज किया है, तो इस टाइप की जो ब्रांडिंग होती है उसे बोला जाता है लाइसेंस्ड ब्रांड। ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, लाइसेंस्ड ब्रांड बोला जाता है। इसको आप याद रखेंगे अच्छे से। एंड इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जो नेस्ले है, ठीक है ना, जो आपका नेस्ले है, इसने यहाँ पे क्या किया कि ये जो भी प्रोडक्ट सप्लाई करता था एक टाइम पे, ईयर होगा इसका 2018 के आसपास, नेस्ले ने और स्टारबक्स, इन दोनों के बीच में एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट फाइल हुआ। आप देखना यहाँ पे कई तरीके का आपका लाइसेंस ब्रांड हो सकती है। इन्होंने क्या लाइसेंसिंग एग्रीमेंट अपना साइन किया कि जो भी नेस्ले का डिस्ट्रीब्यूटिंग चैनल है वहां पर ये स्टारबक्स के प्रोडक्ट को बेचेंगे और स्टारबक्स का जो यहाँ पे ब्रांड इमेज है उसका यूज करेंगे। ठीक है ना, और उसमें उसके साथ साथ ये अपना प्रोडक्ट भी बेच रहे होंगे नेस्ले वाले। तो ये इस तरीके का जो है एक टाई अप टाइप का हो जाता है लाइसेंस्ड ब्रांड के रूप में। ठीक है, अब एक बात यहाँ पे याद रखना कि लाइसेंस्ड ब्रांड में काफी खतरा रहता है। जैसे सपोज करो मेरी कंपनी ए है, मेरी कंपनी ए की मैंने जो लाइसेंस, मेरी
ब्रांड का जो नाम है मैंने रॉयल्टी पे दे दिया किसी और को कि चलो तुम अपना प्रोडक्ट मेरे नाम के अंदर बेच दो। अब उसका प्रोडक्ट अगर खराब होगा, वो इतना ज्यादा अच्छा उसने प्रोडक्ट दिया नहीं, कस्टमर्स का इतना ध्यान नहीं रखा उसने, बस वो एग्रेसिवली सेल करता चला गया, तो इससे मेरा क्या होगा, ब्रांड इमेज कम हो जाएगी, ब्रांड इक्विटी कम हो जाएगी। बोलो हाँ कि नहीं? ठीक है, तो ये एक जो है लाइसेंस्ड ब्रांड का एक डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, ये तो आपका हो गया लाइसेंस्ड ब्रांड। अब एक क्या होता है आपका, एक केस में क्या होता है, अब आप दूसरा केस यहाँ पे समझो। अब सपोज करो मैंने यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया, मैंने ए प्रोडक्ट बनाया, और इस ए प्रोडक्ट को मैं सपोज करो, आपने एल्यूमिनियम फॉइल्स देखी हैं क्या? एल्यूमिनियम फॉइल्स जो आती हैं, एल्यूमिनियम फॉइल्स आती हैं, ठीक है। तो एल्यूमिनियम फॉइल है, मेरी एक फैक्ट्री है, वो एल्यूमिनियम फॉइल को प्रोड्यूस करती है, लेकिन अब जब मैं एल्यूमिनियम फॉइल बेचूंगा तो मैं इसके जेनेरिक नाम के ऊपर बेच रहा हूँ। ठीक है, क्या हो गया, जेनेरिक नेम के अंडर बेच रहा हूँ, और मेरी जो कंपनी का नाम है वो बस मैंने सो दैट आपका जो लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी होती रहे, है ना, इसलिए वहां पे बस मैंने अपना कंपनी का नाम छोटा सा डाल दिया। जेनेरिक नेम का क्या मतलब होता है समझना। अब ये जो ए प्रोडक्ट है इसमें मैंने कोई भी ब्रांडिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया, बस इस नाम से बेच रहा हूँ कि ये क्या है, एल्यूमिनियम फॉइल्स हैं। अब जैसे ये सबसे ज्यादा आपका ये जो जेनेरिक ब्रांडिंग, अब ये जो चीज है इसको बोला जाता है जेनेरिक ब्रांडिंग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम, जेनेरिक ब्रांड बोलते हैं। अब इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका जो मेडिसिन इंडस्ट्री है। ठीक है, कहाँ है आपकी मेडिसिन इंडस्ट्री? अब मेडिसिन इंडस्ट्री में क्या होता है कि डॉक्टर आपका किसी पर्टिकुलर ब्रांड का नाम तो लिखता नहीं है। डॉक्टर क्या लिख के देता है आपको, अगर पैरासीटामोल लेनी होगी तो वो लिख देगा, वो क्या लिख के देगा कि भाई एक पैरासीटामोल ले लो, है ना। अगर उसका टाई अप है किसी कंपनी के साथ तो वो अलग बात है कि उसका नाम लिख के देगा, बट स्टिल आपको अगर पैरासीटामोल चाहिए होगी, आप शॉप पे जाके क्या बोलोगे, मुझे एक पैरासीटामोल दे दो। तो वो पैरासीटामोल ए कंपनी की भी हो सकती है, बी कंपनी की भी हो सकती है, सी कंपनी की भी हो सकती है। वहां पे आप फोकस किस पे करते हो कि उसका जो सॉल्ट है वो मुझे सेम मिल जाए। तो बेसिकली जब इस टाइप की चीजें देखने को मिलती हैं कि जो जेनेरिक नाम है प्रोडक्ट का, उसी नाम पे आप चीजों को बेच रहे हो, कंपनी का नाम आपने बस छोटा सा लिख दिया कि भाई वहां पे आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए, लेकिन आपका फोकस ज्यादा ब्रांडिंग बनाने पे है नहीं, आप उसके जेनेरिक नाम से बेचना चाहते हो प्रोडक्ट को। एल्यूमिनियम फाइल आप खरीदने जाओगे तो क्या आप ब्रांड से खरीदते हो? नहीं, आप ये बोलते हो कि मुझे एक एल्यूमिनियम फाइल निकाल के दे दो, वहां पे आप किसी ब्रांड का नाम नहीं लेते हो। ठीक है, तो याद रखना कि जो जेनेरिक ब्रांड है वो काफी ज्यादा प्रचलित है ये डेली यूज की चीजों में। जैसे कि अगर आप लेने जाओगे एंटी डिप्रेसेंट वगैरह, ठीक है, तो जो भी ड्रग वगैरह का मार्केट होता है उसमें इतना ज्यादा फोकस नहीं किया जाता नाम पे। अब ये बात अलग है, कुछ लोग यहाँ पे मैनकाइंड का प्रोडक्ट यूज करना प्रेफर करते हैं, कुछ लोग किसी अलग ब्रांड का, कोई लोग अबॉट का करते हैं, बट स्टिल ड्रग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है जेनेरिक ब्रांड का, ये याद रखना। ये क्वेश्चन आ चुका है, जेनेरिक ब्रांड इज मोस्टली यूज इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्री? याद रखना, ड्रग इंडस्ट्री, ठीक है, या फिर मेडिसिन इंडस्ट्री, ऐसा आप बोल सकते हो। एंड अब आई होप आपको ये क्लैरिटी आ गई होगी कि कौन सी ब्रांड क्या होता है, किसका मतलब क्या है। अब इसे मैं आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस इनकी लिखा देता हूं कि क्या मैन्युफैक्चरर है। समझ में आ गया है ना कि क्या इन चार टाइप के ब्रांड के मतलब होते हैं? ठीक है, अब जो मैंने आपको बताया कि कहीं कहीं 5 टाइप का बोलते हैं, तो फिफ्थ वाला जो टाइप होता है ना उसे बोला जाता है मिक्स्ड। ठीक है ना, तो ये कोई अलग से वैसे टाइप होता नहीं है, बट ये लिख लो। अब मिक्स्ड ब्रांड का मतलब क्या है? मिक्स्ड ब्रांड में क्या होता है ना, जो आपका पहला वाला मैन्युफैक्चरर ब्रांड है उसमें भी आपका काम हो रहा होता है, और दूसरा वाला जो मैंने प्राइवेट बताया ये दोनों मिला के चल रहा होता है। जैसे सपोज करो मैंने ए प्रोडक्ट बनाया, तो मैंने अपनी उस पर ब्रांडिंग वगैरह डाल के बढ़िया से उसको बेचना स्टार्ट तो कर दिया, और उस पर मैंने धीमे धीमे अपनी ब्रांडिंग लगा रहा हूँ, प्राइसिंग कर रहा हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। लेकिन फिर मैंने क्या कहा कि यार इसमें इतना ज्यादा अभी धीमे धीमे हम ग्रोथ कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया कि एक काम करते हैं, जो प्राइवेट ब्रांड है वो भी शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे कि मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, लेक्सस एक कार की ब्रांड है, और एक टोयोटा है। ठीक है, क्या है, टोयोटा। तो टोयोटा ने जो लेक्सस ब्रांड जब लॉन्च की गई ना, तो लेक्सस ब्रांड की कार टोयोटा के नाम के अंदर आई पहले। यानी कि इन्होंने क्या किया यहाँ पे, एक तरीके से अपना इंट्रोडक्शन करने के लिए टोयोटा ब्रांड का यूज किया। ठीक है, तो फिर अब जो लेक्सस है वो अपनी ब्रांड से भी बिक रही है, टोयोटा के नाम के अंदर भी बिक रही है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये मिक्स्ड ब्रांड में आ जाएगा कि भाई अपना मैन्युफैक्चरर ब्रांड भी है इसका, और फिर एक प्राइवेट ब्रांड भी है। क्लियर है? तो ये चीज होती है। एंड कुछ में क्या होगा, कहीं पे आपका मैन्युफैक्चरर ब्रांड प्लस में लाइसेंस्ड ब्रांड की तरह बिक रहा होगा। तो जहां भी दो टाइप की ब्रांड टाइप के मिक्स हो जाते हैं ना, उसको मिक्स्ड ब्रांड बोल देते हैं। और उसमें मोस्टली केसेस में जो एक पार्ट होता है वो मैन्युफैक्चरर का रहता है, दूसरे वाले में आपका कभी प्राइवेट हो जाएगा, कभी लाइसेंस्ड हो जाएगा, ये सब चीजें। क्लियर है क्या? फटाफट से हाँ बोलो। तो एक एक डेफिनेशन लिखते जाओ अब, अगर लिखना चाहो तो। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरर ब्रांड के बारे में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो तो आप लिखो। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर ब्रांड, ठीक है ना, फैक्चरर्स ब्रांड।
इसके बारे में पहला पॉइंट क्या होगा, अगर आपसे पूछा जाए कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड इनिशिएट कौन करता है, तो इट इज इनिशिएटेड बाई, किससे इनिशिएट होती है, जो इसका मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, याद रखना ये पॉइंट पूछा गया है एग्जाम में कि मैन्युफैक्चरर ब्रांड को इनिशिएट कौन करता है, तो एक मैन्युफैक्चरर ब्रांड को इनिशिएट करता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होगी कि ये जो मैन्युफैक्चरर ब्रांड होती है किसको आइडेंटिफाई करती है, इट आइडेंटिफाइज प्रोड्यूसर, यानी कि जो उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है ना उसको ही आइडेंटिफाई करती है आपकी मैन्युफैक्चरर ब्रांड। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूस कोई और कर रहा है और ये ब्रांड आइडेंटिफाई किसी और को करे। ठीक है, ये आप समझ गए होगे, ये वाला पॉइंट हो गया। देन अगर मैं आपसे बात करूं कि मैन्युफैक्चरर देखो, जो ब्रांड क्वालिटी होगी वो सबसे ज्यादा एश्योर्ड कहाँ पे मुझे मिलेगी, जो ब्रांड क्वालिटी है वो सबसे ज्यादा एश्योर्ड भी मैन्युफैक्चरर ब्रांड पे होती है, बिकॉज ये खुद अपने ब्रांड पे बेच रहे हैं चीजों को, या फिर अपना जो प्रोडक्ट निकाल रहे हैं अपनी ब्रांड के अंदर निकाल रहे हैं और इसको प्रोड्यूस भी यही कर रहे हैं, तो इनकी ब्रांड क्वालिटी कैसी होती है, अच्छी होती है। आप एग्जाम्पल के लिए एप्पल को देख सकते हो, सोनी को देख सकते हो, ये सब है। और जैसे माइक्रोमैक्स वगैरह था तो इनका इतना मतलब था नहीं, बिकॉज ये चाइना से इन्होंने फोन लेके आए, उसके ऊपर रीब्रांडिंग की और उसे बेच दिया, ठीक है, उसको प्राइवेट ब्रांड की तरह, तो इनका इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं रही पहले। तो आप इस बात को समझ गए होगे। ठीक है, तो ये दो तीन पॉइंट आप नोट डाउन कर लो, अगर करना चाहो तो ये भी लिख लो कि जो जो इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरर होता है, ठीक है, यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है उसका ही इन्वॉल्वमेंट होता है, किस किस में, डिस्ट्रीब्यूशन में आपका प्राइसिंग हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका इसमें डिसीजन हो गया, प्राइसिंग डिसीजन, या फिर प्रमोशन हो गया। ठीक है, प्रमोशन हो गया, तो इन सभी में आपका किसका इन्वॉल्वमेंट रहेगा, मैन्युफैक्चरर का ही रहेगा। ठीक है, पहला पॉइंट आपका पहला वाला जो आपका पार्ट था, ब्रांड का टाइप था, वो हो गया। दूसरे वाले टाइप पे आते हैं, सेकेंड टाइप में हमें मिला यहाँ पे प्राइवेट ब्रांड। तो प्राइवेट ब्रांड में मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ पर बेसिकली रीसेलर वाले काम किए जाते हैं, तो क्या लिखोगे, दे आर रीसेलर इनिशिएटेड ब्रांड्स, दे आर रीसेलर इनिशिएटेड, रीसेलर इनिशिएटेड ब्रांड्स, यानी कि इन ब्रांड को कौन स्टैब्लिश करता है, जो रीसेलर होता है। मैन्युफैक्चरर इन ब्रांड्स को इनिशिएट नहीं कर रहा होता, कौन है भाई, रीसेलर, याद रखना ये पॉइंट। ठीक है, देन आपका क्या हो जाएगा कि इसमें जो मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड बाय द प्रोडक्ट, यानी कि आपने जो भी प्रोडक्ट खरीदा है उससे आप मैन्युफैक्चरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। सपोज करो यहाँ पे मेरी फैक्ट्रीज है, मेरा ए प्रोडक्ट यहाँ पे बनता है, और ये ए प्रोडक्ट यहाँ पे एक बढ़िया सा किसी की स्टोर लाइन है, वो मुझसे खरीद के और उसको काफी ज्यादा मार्जिन पे बेचता है। याद रखना कि यहाँ पे सबसे ज्यादा मार्जिन जिसको मिलता है वो होती है प्राइवेट ब्रांड, क्योंकि इन्होंने सीधा फैक्ट्री से खरीदा बहुत कम प्राइजेस में और इसको अपनी ब्रांड के अंदर अच्छा सा यहाँ पे काफी ज्यादा प्राइजेस पे बेच रहे होते हैं। जैसे सपोज करो मैंने 10 रुपीज का यहाँ पे कोई फैक्ट्री प्रोडक्शन निकल के आ रहा है, और यहाँ पे एक स्टोर है, वो क्या करता है, यहाँ से प्रोडक्ट खरीद के अपनी ब्रांडिंग के अंदर इसे 50 रुपीज का बेच देता है, तो सीधा 40 का फायदा। जबकि जो मैन्युफैक्चरर होते हैं उनको पूरा हर चीज देखनी पड़ती है, प्रमोशन कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई। और जो यहाँ पे होलसेल में सामान लेगा उसका बस एक ही काम होगा कि सामान खरीदे और यहाँ पे प्रमोशंस करे। ठीक है, उसका जो भी स्टोर होगा या फिर जो भी है उसका क्या करेगा, प्रमोशन बहुत सारा करेगा। जैसे कि अगर आप आज के टाइम पे देखोगे तो एक मीशो ऐप है, शायद उसमें भी ऐसा होता है कि वहां पे आपको क्लॉथ्स मिल जाएंगे, कोई ब्रांड का पता नहीं चलता, ये लोग कहाँ से उठा के ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं, पता नहीं चलेगा। यहाँ पे आपको क्लॉथ्स मिलेंगे, आप उसे भी और लोग बेच सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ ऐप आया हुआ है, तो ये भी इसका एग्जाम्पल है प्राइवेट ब्रांड का, कि अपना मीशो के नाम पे इन्होंने अपना खूब सारा प्रमोशन कराया और अपने नाम के अंदर चीजों को बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज है। देन आपका थर्ड नंबर पे हम आ जाते हैं, थर्ड नंबर पे हमें क्या मिला था, लाइसेंस्ड ब्रांड। ठीक है ना, इसको समझते हैं, लाइसेंस्ड ब्रांड। अब इसमें मैंने आपको बस एक लाइन लिख लो कि क्या होता है इसमें, इट इन्वॉल्व्स लाइसेंसिंग ऑफ ट्रेडमार्क्स इसमें होता है। ठीक है, इजी सी बात है, ट्रेडमार्क। और एक चीज याद रखना कि लाइसेंस्ड ब्रांड में आपका दोनों तरफ से नुकसान हो सकता है। सपोज करो किसी कंपनी ने एक का ट्रेडमार्क ले लिया, इसने जिसका ट्रेडमार्क खरीदा है वो फ्लॉप हो गया, इतना ज्यादा सामान बिका ही नहीं, तो इसको लॉस हो जाएगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पे आपने कंपनी का ट्रेडमार्क ले लिया, अपना सामान भर भर के बेच दिया, लेकिन जो क्वालिटी आपने बेची वो अच्छी नहीं थी, तो जिस कंपनी का ट्रेडमार्क लिया है उसकी ब्रांड इमेज गिरेगी, ब्रांड इक्विटी गिरेगी, उसका नाम खराब हो जाएगा। ठीक है, ये चीज होती है। देन आपका आ जाते हैं हम फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमें क्या मिला था भाई, आपका जेनेरिक ब्रांड। ठीक है ना, क्या आ गया था, जेनेरिक ब्रांड।
जेनेरिक ब्रांड, जेनेरिक ब्रांड तो आप समझ ही गए होगे, इजी ही है, इसके लिए भी एक लाइन लिख लो। जेनेरिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंशन्ड, जेनेरिक नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज मेंशन्ड, यानी कि जो जेनेरिक नेम होता है प्रोडक्ट का वो तो मेंशन किया जाता है, बट मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नेम इज रिटन, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नेम इज रिटन जस्ट टू कंफर्म द लीगल रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कंफर्म द लीगल रिक्वायरमेंट्स, यानी कि जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं ये लिख लेना यार एक बार। मेरे थोड़ा हाथ में अभी चोट आई हुई है तो ज़्यादा कुछ अभी राइटिंग ठीक लग नहीं रही होगी, बट स्टिल मैं बोलता जा रहा हूँ तो समझ लेना, ठीक है। ये हो गया आपका जेनेरिक ब्रांड। तो ब्रांड के जो टाइप्स हैं वो फिनिश होते हैं। अब बात आती है ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की, ठीक है। किसकी बात आती है? ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी की यहाँ पर बात आती है, तो इसको आप ध्यान से समझना। अब देखो, जितनी कंपनीज होती हैं इनके अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, हर कंपनी के अपनी अलग अलग टाइप की क्या होंगी, प्रोडक्ट लाइंस होंगी। अरे बोलो होंगी कि नहीं होंगी, है ना। तो जब अलग अलग प्रोडक्ट लाइन होती हैं, किसी के पास कितने प्रोडक्ट हैं, किसी की प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कितनी होगी, किसी के में हो सकता है कि एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर 4 प्रोडक्ट हो, किसी की एक प्रोडक्ट लाइन में यहाँ पे 9 प्रोडक्ट हो, किसी के में 8 प्रोडक्ट हो, ठीक है। और हो सकता है कि प्रोडक्ट लाइन डिफर करे कि भैया प्रोडक्ट लाइन किसी के पास 4 ही प्रोडक्ट लाइन है, किसी की 5 है। तो इस सब के ऊपर जो है वो अपनी अलग अलग ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो करते हैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, और उनका जो प्रोडक्ट मिक्स होता है। अब समझ में आ रहा है, हमने प्रोडक्ट मिक्स जो इतना अच्छे से पढ़ा था ना, वो अब आपका बहुत यूज आएगा इसमें। समझो, सबसे पहला जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी का टाइप होता है ये होता है हमारा प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी, ठीक है। क्या होता है पहला वाला? प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। अब इसको जरा आप ध्यान से समझिएगा कि भाई प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी क्या है। प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, इसमें क्या होता है कि जैसे अब मैंने आपको पिछली बार किसका एग्जांपल दिया था, HUL का दिया था, ठीक है ना, जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है। समझना इसको जरा आप ध्यान से। HUL ने क्या किया कि एक प्रोडक्ट लाइन में, एक प्रोडक्ट लाइन अगर मैं उसकी 1 की बात करूं, आपने आई होप उसको लिखा भी होगा। प्रोडक्ट लाइन 1 में मैंने क्या क्या बताया था कि इसमें आपका क्या होता है। देखो, थोड़ा सा नीचे आते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनना, ठीक है। यहाँ पे आपका डव भी होता है, इसमें लक्स भी होता है, लक्स भी उसका HUL का ही है। देन आपका लेरल भी इसमें ही होता है, ठीक है। देन इसमें आपका हमाम भी होता है, ठीक है, हमाम हो गया। देन कई सारे इसमें मैंने आपको सोप्स बताए, और भी देख लो तो आपका रेक्सोना हो जाएगा, ठीक है, रेक्सोना हो गया, लाइफ बॉय हो गया, लाइफ बॉय। तो ये जो सारे के सारे प्रोडक्ट हैं, आपने ऐसा देखा है क्या इन सभी के लिए बस एक ही, जैसे अगर डव की एक ही ऐड में ये सारे के सारे प्रोडक्ट को लेके आ रहे हो, इन्होंने हर प्रोडक्ट की यहाँ पे क्या की है, अपनी एक ब्रांडिंग दे रखी है। जैसे कि जब भी आप डव के बारे में सोचोगे, आपके सामने क्या इन्होंने एक ब्रांड बनाई हुई है, इन्होंने क्या ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की कोशिश की है कि डव अगर आप यूज करोगे आपकी बिल्कुल सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, ठीक है। क्या कहा इन्होंने? सॉफ्ट स्किन हो जाएगी। लक्स का इन्होंने ब्रांड आइडेंटिटी बनाने की यूज की कि आपका जो स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स इसको यूज करते हैं, जैसे कि काफी बड़े बड़े स्टार्स को इसमें कास्ट करते हैं और उनकी एडवर्टीजमेंट बनाते हैं। आप लेरिल को देखोगे तो इसमें आपको फ्रेशनेस वाली एडवर्ट, इन्होंने फ्रेशनेस दिखाने की कोशिश की है। देन अगर आप हमाम को देखोगे तो इन्होंने इसको कहीं ना कहीं फैमिली सोप दिखाने की इसको कोशिश की है। देन अगर आप यहाँ पे रेक्सोना को देखोगे तो रेक्सोना को इन्होंने जेंटल सोप बनाने की यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी का यूज किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि इसका ऐड अगर आप देखोगे तो आई थिंक नागा चैतन्य एंड सामंथा का ऐड आता था, वहां इसको जेंटल सोप दिखाने की कोशिश की गई है। देन लाइफ बॉय को दिखाया गया है कि पूरे 99% जर्म साफ कर देगा, ठीक है, 99% जर्म साफ। अब ये किया क्या इसने यहाँ पर, ये जो ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी फॉलो की गई है ना, ये होती है प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। यानी कि आपके जितने भी प्रोडक्ट थे, क्या थे, जितने भी आपके प्रोडक्ट आइटम थे, आपने उन सभी की अलग अलग ब्रांडिंग कर दी। ऐसा नहीं है, तो ये सारे के सारे सोप ही ना है, तो एक ही प्रोडक्ट लाइन, लेकिन आपने देखा डव की इन्होंने अलग स्ट्रेटजी बनाई है, लक्स की अलग बनाई है, लेरल की अलग बनाई है, इनमें प्राइसिंग का भी डिफरेंस है। तो बेसिकली ये सब क्यों किया जाता है? ये इसलिए किया जाता है कि आपका सपोज करो सोप तो बहुत सारे यूज करते होंगे बहुत सारे लोग, तो इन्होंने अलग अलग ब्रांड के हिसाब से क्या किया, अपने सोप्स मार्केट में निकाल दिए। अब कुछ लोग होंगे जिनको यहाँ पे सॉफ्ट स्किन चाहिए होगी, कुछ लोग होंगे जिनको यहाँ पे स्टार्स वगैरह से वो यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट कर पा रहे होंगे, या फिर कुछ लोग होंगे उन्हें फ्रेशनेस वाला चाहिए
चाहिए, किसी को यहाँ पे अपना जर्म हटाने हैं, जर्म्स के लिए चाहिए है अपनी प्राइसिंग के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेगमेंट यहाँ पे सोप का कवर हो जाएगा इनका, क्योंकि इन्होंने सारे के सारे जो है ब्रांडिंग ऐसी कर दी है कि हर टाइप के लोगों के लिए इन्होंने अपना एक ना एक सोप निकाल दिया है। इससे क्या होगा, अपना सामान बिकेगा और हर प्रोडक्ट की इन्होंने अपनी एक ना एक अलग से खासियत दिखा दी है। यानी कि इन्होंने क्या फॉलो किया, प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो किया है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब ऐसे अगर आप देखोगे तो जो P&G है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, P&G ग्रुप है, ये भी ऐसा ही करता है। इन्होंने क्या किया, अपने शैम्पूज लॉन्च कर दिए। इनका एक पैंटीन शैम्पू आता है P&G का, और एक शैम्पू आता है हेड एंड शोल्डर्स, हेड एंड शोल्डर्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा, पैंटीन आपको किसके लिए फेमस हो गया, ये हो गया आपका सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर के लिए, सॉफ्ट एंड सिल्की। और जो हेड एंड शोल्डर्स है, ये डैंड्रफ के लिए। इसकी जो ब्रांड आइडेंटिटी बनाई गई है वो डैंड्रफ। अब आपको समझ में आ रहा होगा, जब भी मैं ब्रांड आइडेंटिटी वर्ड का यूज करूंगा आपके दिमाग में आ जाएगा मैं क्या यूज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कल की क्लास में इतना ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है, इमेज क्या होता है, ये सब बताया था। तो जब भी जो भी चीज बताता हूँ ना, तो उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। ये नहीं कि बस तुरंत देखा और उसके पीछे काफी मैंने सोचा हुआ है कि आपको क्या कराना है, क्या नहीं कराना है, कितने टाइम में कराना है, ठीक है। तो देखो पैंटीन क्या है आपका, पैंटीन का इन्होंने अलग ब्रांडिंग कर दी, इसकी ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी हो गई, आपका अलग प्रोडक्ट हो गया। इन्होंने फिर इसको हेड एंड शोल्डर्स को अलग तरीके से यहाँ पे ब्रांड आइडेंटिटी बनाई है कि जिन लोगों को यहाँ पे अब डैंड्रफ के लिए चाहिए होगा वो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर्स खरीदेंगे, जिनको यहाँ पे सॉफ्ट एंड सिल्की हेयर चाहिए होंगे वो पैंटीन खरीदेंगे। तो एक तरीके से पूरा जो मार्केट कैप्चर हो रहा है वो हो तो P&G का ही रहा है ना। तो ये चीज है, आपने कभी देखा क्या कि ऐड आ रहा हो P&G का? नहीं, इन्होंने अलग से ये जो पूरा एक प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट आइटम है पैंटीन का, इसकी ही इन्होंने ब्रांड बना दी है। इस स्ट्रेटेजी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। अरे बोलो हाँ, इससे ज्यादा तो अब आपको क्या ही क्लियर होगा। अब इसके लिए आप लिख लो दो चार लाइनें। इट फोकसेस ऑन, ये जो आपकी प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी होती है, इट फोकसेस ऑन, किस पे फोकस करता है भाई, ऑन प्रमोटिंग ब्रांड ऑफ ए पर्टिकुलर ब्रांड, प्रमोटिंग ब्रांड ऑफ ए पर्टिकुलर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट, या फिर आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जगह आप सीधा यहाँ पे प्रोडक्ट आइटम भी लिख सकते हो, ठीक है, प्रोडक्ट आइटम। तो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट आइटम को प्रमोट करने पे फोकस ये होता है एक्सक्लूसिवली सो दैट, थोड़ा सा नीचे आते हैं, एक्सक्लूसिवली सो दैट क्या हो भाई, सो दैट इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ओन पर्सनैलिटी, ठीक है ना, इट रिफ्लेक्ट्स इट्स ओन पर्सनैलिटी, यानी कि अपनी खुद की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करे। जैसे कि मैंने आपसे बोला, यहाँ पे सोप तो सारे के सारे हैं, लक्स अपना सोप है, डव अपना सोप है, ठीक है, और आपका लाइफ बॉय अलग जगह है तो सारे के सारे सोप ही, लेकिन ये कहीं ना कहीं अपने आप को खुद डिफाइन कर रहे हैं, अपनी खुद की पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट करने लग रहे होते हैं। फिर आपका आइडेंटिटी, ठीक है, पर्सनैलिटी हो गया, आइडेंटिटी हो गया, या फिर आप इसे एसोसिएशंस बोल दो इसके। अब याद आ रहा है ब्रांड एसोसिएशन क्या होता है, ब्रांड एसोसिएशन याद आ रहा है क्या? अब कस्टमर जब भी ऐड देखेगा तो उसके माइंड में इमेज बन जाएगी, सॉफ्ट एसोसिएशन आ जाएगा कि अरे हाँ ये तो ऐसा ऐसा होता है, हर प्रोडक्ट के लिए अलग बनेगा। अगर बस सोप का एडवर्टीजमेंट करते तो वो कंफ्यूज हो जाता कि अब सोप का है, अकेला डव ले लो या ये ले लो या वो ले लो, लेकिन इन्होंने हर एक प्रोडक्ट की अलग से पर्सनैलिटी स्पेसिफाई करी है, आइडेंटिटी स्पेसिफाई करी है, तो उससे जो कस्टमर्स हैं उनके अलग अलग एसोसिएशंस बन रहे हैं। अब समझ में आ रहा है क्यों ये सब टर्म मैंने इतने आपको अच्छे से कराए थे। तो एसोसिएशंस एंड इमेज क्लियर है, आपका क्या हो गया, एसोसिएशन और इमेज हो गया। अब दूसरी बात क्या आती है कि द ब्रांड डज नॉट क्या होता है इस केस में, टेक ऑन कंपनी एसोसिएशंस, डज नॉट टेक ऑन कंपनी एसोसिएशंस, ठीक है, और एंड एनी बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स नेम, एंड एनी बेनिफिट्स ये थोड़ा सा लिख लेना, बेनिफिट्स लिखा हुआ है ये, बेनिफिट्स, देन नीचे आ जाओ, फ्रॉम इट्स नेम। तो आपने क्या समझा कि ये अपने आप में एक कहीं ना कहीं यूनिक पर्सनैलिटी अपनी बना रहा होगा, खुद की रिफ्लेक्ट करेगा आइडेंटिटी को। तो ये जब ब्रांड बनती है, जैसे कि मैं आपसे बात करूं डव की, तो क्या डव का नाम लेने पे आपको वो एडवर्टीजमेंट याद आता है या ये याद आता है कि डव को यहाँ पे HUL प्रोड्यूस करता है? नहीं आता है ना। तो जो कंपनी का ब्रांड है, जो कंपनी के एसोसिएशन होते हैं, उससे ब्रांड का कोई लेना देना नहीं होता है इस केस में। जब भी आप प्रोडक्ट ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी करोगे तो उसका उस प्रोडक्ट का जो भी कंपनी उसे बना रही है उससे कोई लेना देना नहीं होता, ना ही उसके नाम से कोई बेनिफिट लेती है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट, उसका अपने आप में एक ब्रांडिंग होती है, ठीक है। तो ये चीज है। अगले वाले यहाँ पे ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी पे आते हैं। आई होप इसमें आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ गई होगी, यही थोड़ा समझना जरूरी था प्रोडक्ट वाला, बाकी तो इजी है।
देखो सेकंड नंबर पे आपकी जो स्ट्रेटेजी आती है हम इसको बोलते हैं लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, क्या होती है ये आपकी लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी। समझते हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो कि लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी में होता क्या है ना। तो लाइन लाइन ब्रांडिंग क्या लिखोगे भाई, इन लाइन ब्रांडिंग जो आपकी लाइन ब्रांडिंग होती है इसमें क्या होगा कि प्रोडक्ट शेयर अ कॉमन कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, जो प्रोडक्ट होते हैं प्रोडक्ट्स शेयर अ कॉमन कॉन्सेप्ट, यानी कि ये जो है एक कॉमन कॉन्सेप्ट यहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं, शेयर अ कॉमन कॉन्सेप्ट। अब ये कॉमन कॉन्सेप्ट क्या होगा कि लाइन ब्रांड्स स्टार्ट विद अ सिंगल। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे जब लाइन ब्रांडिंग की बात होगी ना तो ये किसी प्रोडक्ट लाइन के बारे में बात करेगा, यानी कि ये जो ब्रांडिंग कर रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की कर देंगे। इट मीन्स कोई आपकी एक लाइन है, सपोज करो कॉस्मेटिक्स की है, तो इन्होंने कॉस्मेटिक्स की यहाँ पे क्या कर दी, एक अपनी ब्रांडिंग कर दी और उस कॉस्मेटिक्स से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट इसमें आ जाएंगे, यानी कि जो कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स होंगे इसके कॉस्मेटिक वाले वो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। एक बार आप लिखो फिर मैं इसको और थोड़ा सा आपको क्लियर कराता हूँ। तो लाइन ब्रांड स्टार्ट्स विद, कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्ट्स विद, किससे स्टार्ट होता है भाई, अ सिंगल प्रोडक्ट कन्वेइंग अ कॉन्सेप्ट। स्टार्ट्स विद अ सिंगल प्रोडक्ट कन्वेइंग अ किसको कन्वे करता है एक सिंगल प्रोडक्ट, किसी एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को। ठीक है ना, कन्वेइंग अ कॉन्सेप्ट एंड लेटर द ब्रांड नेम एंड लेटर, थोड़ा सा नीचे आते हैं, द ब्रांड नेम एक्सटेंड्स, द ब्रांड नेम एक्सटेंड्स। अब देखो जो ब्रांड नेम है वो एक्सटेंड कर जाता है, ब्रांड नेम एक्सटेंड्स टू अदर कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, टू अदर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स। तो ये चीज आप थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान से समझना। बेसिकली क्या बोला जाता है कि ये जो लाइन ब्रांड होती है ना किसी भी प्रोडक्ट लाइन की, अगर हम ब्रांडिंग करने लग रहे हैं तो वो एक उसका क्या होगा, सिंगल प्रोडक्ट जो कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के अराउंड ये स्टार्ट होगी, फिर धीमे धीमे जो ब्रांड नेम है वो एक्सटेंड करता जाएगा और भी जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होंगे। इसका मैं सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको देता हूँ लैक्मे का। लैक्मे जो है, लैक्मे का यहाँ पे आप कोई भी किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक इनका कॉन्सेप्ट जो है वो है द सोर्स ऑफ रेडियंट ब्यूटी, द सोर्स ऑफ रेडियंट ब्यूटी। तो इनका कॉन्सेप्ट क्या था, द सोर्स ऑफ रेडियंट ब्यूटी का था। धीमे धीमे फिर इन्होंने क्या किया, अब इस रेडियंट ब्यूटी के लिए इन्होंने कई सारे यहाँ पे प्रोडक्ट निकाल दिए। इसमें आपका बॉडी लोशन है, इसमें इनका क्या क्या था, बॉडी लोशन आ गया। पहले इन्होंने क्या निकाली थी, फेस क्रीम कुछ या फेस लोशन निकाला था, डोंट रिमेंबर, फेस क्रीम ऐसा कुछ निकाला। ठीक है, फिर इस प्रोडक्ट लाइन को ही इन्होंने क्या किया, एक्सटेंड कर दिया जो इसके कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हैं। जैसे कि आप फेस क्रीम यूज कर रहे हो, सोर्स ऑफ रेडियंट ब्यूटी है, फिर इसको ही लेकर के इन्होंने बॉडी लोशन को लॉन्च कर दिया है। फिर इसके अलावा आपका आई मेकअप को इन्होंने लॉन्च कर दिया। ठीक है, इनके आई मेकअप भी फिर आने लग गए। तो यानी कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो आपकी ब्यूटी है उससे रिलेटेड सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए और पूरी की पूरी लाइन के लिए इनका जो एक ब्रांडिंग है वो कौन सी है, लैक्मे की। उस ब्रांड के लिए जो पर्टिकुलर एक कॉन्सेप्ट है वो कौन सा है, द सोर्स ऑफ रेडियंट ब्यूटी। और मोस्टली जो आपके ये जो आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें यही होता है कि वो एक अपना एक पर्टिकुलर यहाँ पे पहले एक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ लॉन्च करेंगे, फिर उसको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स उसमें ऐड करते जाएंगे, आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो स्ट्रेच होती जाएगी। ठीक है देखो अब एक लाइन और इसके बारे में लिखो, आप क्या लिखोगे कि जो लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, लाइन ब्रांडिंग वेट अ सेकेंड, जो आपकी लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी है, ठीक है, ये एम करती है, लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी एम्स टू सेटिस्फाई, क्या सेटिस्फाई करने के लिए, कस्टमर्स, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स। ठीक है ना, कस्टमर्स कॉम्प्लीमेंट्री नीड्स दैट सराउंड द कोर नीड। ठीक है, दैट सराउंड द कोर नीड, यानी कि जो कोर नीड थी वो क्या थी, आपको बेसिकली एक फेस क्रीम चाहिए थी, फिर उसके साथ के साथ बॉडी लोशन आ गया, आई मेकअप आ गया, इनके जो नेल इनेमल्स होते हैं वो भी आने स्टार्ट हो गए। तो धीमे धीमे ये क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं और इनका कंसेप्ट एक ही है, द सोर्स ऑफ रेडियंट ब्यूटी। ऐसा नहीं है कि फेस क्रीम के लिए इन्होंने अलग से कुछ एक प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर दी हो, बॉडी लोशन के लिए अलग प्रोडक्ट ब्रांडिंग कर दी हो, इन्होंने अपना एक ही ब्रांडिंग रखी है लैक्मे के अंदर। अब इसके जो है ये सारे के सारे एक लाइन पूरी बना दी इन्होंने, उसको स्ट्रेच कर दिया, तो ये हो जाती है आपकी इस तरीके की प्रोडक्ट लाइन ब्रांडिंग या फिर लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है,
चलो अगले वाली स्ट्रेटजी पे आते हैं, थर्ड वाली पे। आई होप वो आपको सेकंड वाली जो स्ट्रेटजी है ये क्लैरिफाई हो गई होगी। रेंज ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। क्या हो जाएगी आपकी रेंज ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, इसको समझना। अब आपको पता है रेंज क्या होती है प्रोडक्ट मिक्स में। प्रोडक्ट मिक्स में जो रेंज थी वो था आपका नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन बढ़ना। आपका जो हमने ऊपर पढ़ा लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, उसमें क्या हो रहा था, हम यहाँ पे जो लाइन थी उसकी हम लेंथ को बढ़ाते जा रहे थे, ठीक है। अपना कॉस्मेटिक्स के अंदर हमने और भी चीजें ऐड कर दी, तो ये क्या होता जा रहा था, एक ही, जैसे अगर मैं लाइन 1 की बात करूं तो ये लाइन 1 ही बढ़ती जा रही थी। लेकिन रेंज ब्रांडिंग स्ट्रेटजी में क्या होता है कि आपका एक ही ब्रांड के अंदर क्या करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को यहाँ पे लॉन्च कर देते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, आप मैगी को देख लो। मैगी ने क्या किया है, एक तो उसका नूडल्स आते हैं, ठीक है, नूडल्स आ गए, फिर उसने दूसरे प्रोडक्ट लाइन निकाल दी यहाँ पे सॉस की। हाँ, सॉस में भी फिर आपका टोमेटो सॉस हो गया, फिर अलग अलग यहाँ पे मसाला सॉस, वो कौन सी होती है, चटपट, 2-3 टाइप की इसकी सॉस आती हैं, ठीक है। और स्नैक सॉस आती है, स्नैक सॉस करके। तो आपका नूडल्स हो गए, सॉस हो गया, देन इसका क्या आता है, वो मसाला भी आता है, ठीक है, मैगी मसाला। तो ये अलग अलग प्रोडक्ट लाइन को अपनी लॉन्च करता जा रहा है, किसके अंदर, और ऐसा नहीं है कि सभी प्रोडक्ट लाइन को अलग अलग ब्रांडिंग का नाम दिया जाए, अपनी मैगी ब्रांड के अंदर ही, ठीक है। इनका बेसिकली अब यही बात है कि जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि इनका भी एक कोर कॉन्सेप्ट होगा। मैगी का कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि आपको फास्ट फूड के लिए, यहाँ पे इसको हम जानते हैं, ठीक है, जो फास्ट फूड्स होते हैं, तो कॉन्सेप्ट एक है फास्ट फूड प्रोवाइड कराना। मैगी का वही इनका एक स्लोगन है 2 मिनट वाला। लेकिन इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट की जो रेंज है, प्रोडक्ट मिक्स में जो रेंज होती है ना, उसको इन्होंने इंक्रीज करना शुरू कर दिया बस वो। और जो ब्रांड हम यूज करते हैं इसके लिए, वो एक ही ब्रांड यूज करते हैं। लाइक मैगी है तो मैगी यूज करेंगे, ऐसा नहीं कि हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग यूज करें, ठीक है। तो इसको बस आप इतना ही समझो, और सारी की सारी चीजें सेम ही होती हैं। आपका जो लाइन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी था उसमें हम नीचे बढ़ा रहे थे प्रोडक्ट को, ये यहाँ पे बढ़ा रहा होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल रेंज में। यानी कि एक इसको हमने क्या बोल दिया, रेंज ब्रांडिंग स्ट्रेटजी बोल दिया। एंड इसको प्रोडक्ट एक्सटेंशन ब्रांडिंग स्ट्रेटजी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, बाकी बस इतना ही है इसमें। आते हैं फोर्थ नंबर की जो अपनी स्ट्रेटजी है। फोर्थ नंबर पे आ जाता है आपका अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, ठीक है। कौन सी आ जाती है, अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। ब्रांडिंग स्ट्रेटजी, इसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझना। तो देखो इसमें क्या होगा कि आपका एक कंपनी है, सपोज करो ये एक कंपनी ए है, और इसके अंदर जितने भी प्रोडक्ट लाइन होंगे, जितने भी प्रोडक्ट आइटम होंगे, सभी के सभी के लिए बस एक आपकी यहाँ पे स्ट्रेटजी यूज की जा रही है, एक ब्रांड। जैसे कि ये कंपनी ए है, इसके अंदर आप जितने भी प्रोडक्ट आइटम डाल दो, ठीक है, चाहे आप वो रेंज में डाल दो, चाहे आप यहाँ पे वर्टिकल में डाल दो, प्रोडक्ट मिक्स जो बताया था ना उसकी आप रेंज में डाल दो, चाहे वर्टिकल में डाल दो, सबको मिला के यहाँ पे क्या होता है, आपका एक ही ब्रांड काम कर रही होती है। उसको बोलते हैं हम अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटजी। यानी कि इस कंपनी के अंदर जितनी भी ब्रांड आती हैं, सब ब्रांड आती हैं, जो भी आता है, कुल मिला के हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इस कंपनी का ही ब्रांडिंग करा रहे हैं, इसको आइडेंटिटी दिला रहे हैं, एक कंपनी एक कोई, ठीक है। इसके जितने भी प्रोडक्ट हैं अलग अलग टाइप के, चाहे वो आपका प्रोडक्ट लाइन अलग हो, चाहे वो आपका प्रोडक्ट आइटम अलग हो, सबको हम क्या करा रहे हैं, एक ही ब्रांडिंग स्ट्रेटजी हमने अपनाई हुई है कि ऐसी कंपनी को हम यहाँ पे ब्रांडिंग कराएंगे, आइडेंटिटी देंगे। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिलती है। इसके कई अब डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि आपका एक कंपनी है जो बहुत सारी चीज़ें बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट लाइन में बनाती है, अलग अलग प्रोडक्ट आइटम्स हैं उसके, तो लोग जो है उसको अननोटिस कर देंगे। अगर एक ही कंपनी को आप करोगे, उनको ये पता ही नहीं चलेगा इसके अंदर क्या क्या प्रोडक्ट आते हैं, ठीक है। तो कई बार ये इसमें देखने को मिलता है। बस ये आपका अम्ब्रेला ब्रांडिंग होगी। आई होप आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। अब हम यहाँ पे शुरू करने वाले हैं आपका जो बीसीजी मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या शुरू करेंगे, बीसीजी मैट्रिक्स। एक मिनट रुको, थोड़ा सा मैं आपको ऊपर और एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आते हैं, ब्रांड इक्विटी हमारा फिनिश हो गया है। देखो अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, कैलर का ब्रांड इक्विटी मॉडल है, ठीक है ना। क्या है ये, कैलर का ब्रांड इक्विटी मॉडल। इसको हम क्या बोलते हैं, CBBE मॉडल भी बोला जाता है। इसको हम फटाफट से 2 मिनट में समझते हैं और इसको भी खत्म करेंगे। तो सबसे पहले आप CBBE का फुल फॉर्म लिखो, क्या होता है। CBBE का मतलब होता है कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी, ठीक है। क्या होता है, कस्टमर बेस्ड ब्रांड इक्विटी मॉडल इसको बोला जाता है। अब इसमें कुछ नहीं है, जो कैलर थे उन्होंने क्या बोला कि यहाँ पे आपका कोई भी अगर हमें ब्रांड इक्विटी बनानी है तो उसके लिए एक कस्टमर, यहाँ पे क्या बोला इन्होंने, ये एक कस्टमर है और ये एक ब्रांड है, ठीक है। ये एक ब्रांड है कंपनी की। तो कस्टमर जो क्वेश्चन पूछेगा उसके रिगार्डिंग इन्होंने कुछ नाम दिए। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो, ब्रांड इक्विटी बनाने के लिए कई सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर आपका कस्टमर आपसे पूछता है कि हु आर यू,
यानी कि आप हो क्या, तो उसका आंसर कौन देगा, आपकी ब्रांड से ब्रांड की आइडेंटिटी, यानी कि आप जो अपने आप को दिखाना चाहते हो लोगों को कि मैं कैसा हूं, यानी कि मैंने जो आपको कल एग्जांपल देके बताया था, ब्रांड आइडेंटिटी जो क्रिएट की जाती है किसी मार्केटर के द्वारा, यानी कि वो क्या क्रिएट करना चाहता है। क्लियर है, तो वो क्या होगी आपकी ब्रांड आइडेंटिटी, यानी कि जब भी कस्टमर आपको देखना चाहेगा तो पहले वो आपका नजरिया देखेगा ना कि आपने अपने आप को किस तरीके से दिखाया हुआ है। देन वो पूछेगा कि व्हाट आर यू, यानी कि आप क्या हो, तो इसका आंसर कौन देगा, आपकी ब्रांड इक्विटी में से जो ब्रांड की मीनिंग है। ब्रांड मीनिंग में दो चीजें आती हैं, आपकी ब्रांड क्या परफॉर्मेंस कर रही है और आपकी ब्रांड की इमेजरी क्या है, यानी कि आपकी ब्रांड को परसीव किस तरीके से कर रहा है कस्टमर। ठीक है ना, क्या होगा यहाँ पे, जो परसीव वाली चीज मैंने आपको बताई थी ना, परसीव, तो कस्टमर किस तरीके से परसीव कर रहा है, क्या उसके अंदर इमेज है, क्या सॉफ्ट एसोसिएशन है किसी भी कस्टमर का ब्रांड के साथ में, ये किसके अंदर आता है, व्हाट आर यू के अंदर आता है। देन इन्होंने बताया कि थर्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाट अबाउट यू, आपसे कस्टमर पूछेगा तुम्हारे बारे में क्या क्या खास है, तो आप इसका आंसर कौन देगा, ब्रांड रिस्पॉन्स देता है। ब्रांड इक्विटी में से ब्रांड रिस्पॉन्स देगा, जिसमें आपके जजमेंट्स होंगे और फीलिंग्स होंगी, यानी कि जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज करते हो उसके बाद आपकी जजमेंट निकल के आती है ना कि अच्छा था, बुरा था, क्या यूज करने में आपको दिक्कतें पड़ी, ये सब चीजें। देन फीलिंग्स होती हैं, फीलिंग्स यानी कि उस प्रोडक्ट को फील करने के बाद आप एक्सपीरियंस, बेसिकली ये जो आपका फीलिंग्स है ये एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका उस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में क्या एक्सपीरियंस रहा। ठीक है, ये आता है ब्रांड रिस्पॉन्स में। देन रेजोनेंस, रेजोनेंस बेसिकली किसका आंसर देता है कि व्हाट अबाउट यू एंड मी, यानी कि जो आपका कस्टमर है, तो यहाँ पे आप अगर ध्यान दोगे ये सारे स्टेप कोई कस्टमर पूरे करके ऊपर आ चुका है, यानी कि कस्टमर ने उसकी ब्रांड आइडेंटिटी पता करी, फिर उसके बारे में परफॉर्मेंस और इमेजरी पता करी, फिर उसने उस प्रोडक्ट को यूज किया होगा, रिस्पॉन्स उसका अच्छा निकल के आया, जजमेंट एंड फीलिंग्स उसके अच्छे निकल के आए, तो उसके बाद क्या होगा ना कि वो कस्टमर क्या बन जाएगा, एडवोकेट बन जाएगा, यानी कि उसकी जो रेजोनेंस हो जाएगी ना वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी, या फिर वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आएगा तो वो छोड़ के चला जाएगा। ये है कलर का ब्रांड इक्विटी मॉडल, इन्होंने ये 4 स्टेप्स बताए थे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूं, आपने कोई मैकबुक यूज किया और आपको वो बहुत अच्छा लगा, ठीक है, अब उसको आप छोड़ ही नहीं पाओगे, दूसरा कोई विंडो लैपटॉप आप यूज करने का आपका मन नहीं करेगा, तो ये क्या होगा, उसका रेजोनेंस बन गया। अब वो जो एडवोकेसी का लेवल जब अचीव हो जाता है तो इट इज द पीक ऑफ पिरामिड ऑफ कैलर्स ब्रांड इक्विटी मॉडल। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना, ये छोटा सा ही मॉडल है, 2-4 क्वेश्चन अगर यहाँ से आ जाते तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। देखो बस यही इसमें लिखा हुआ है, ये अगेन फिगर बढ़िया अच्छा सा है, देखो ब्रांड आइडेंटिटी है, फिर उसके बाद आता है ब्रांड मीनिंग, फिर आता है ब्रांड रिस्पॉन्स, और फिर आता है ब्रांड रेजोनेंस। जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं और इनमें किस तरीके से पूछा जाता है वो आप लिख लेना कि कंपनी के बारे में ब्रांड आइडेंटिटी क्या बताती है कि वो कंपनी है क्या, ठीक है, किस बारे में है, क्या है, ये बताता है ब्रांड मीनिंग। और जो आपका ब्रांड रिस्पॉन्स होता है वो बताता है कि कंपनी के बारे में क्या क्या चीज़ें हैं। देन जो रेजोनेंस है वो दोनों के बीच में रिलेशन बताती है, कस्टमर और ब्रांड के या फिर कस्टमर और कंपनी के। अरे बोलो हाँ, बात क्लियर है क्या। ठीक है, ये सब चीज़ें हो गई। अब बढ़ते हैं अपने यहाँ पे हम, जो हमारा बीसीजी मैट्रिक्स है, ठीक है, तो शुरू करते हैं। बीसीजी मैट्रिक्स में भी 3-4 एग्जाम्पल मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से, जिससे कि आपको क्लैरिफाई हो चीज़ें। ठीक है, तो ये है आपके सामने बीसीजी मैट्रिक्स। ठीक है, क्या है ये आपका बीसीजी मैट्रिक्स है ये अपना। देखो इसको अब ध्यान से, तो देखो यहाँ पे जो आपका बीसीजी मैट्रिक्स है इसको और 2-3 नामों से जानते हैं, पहले तो वो लिखो। इसको ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, क्योंकि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 2 डायमेंशंस में काम किया जाता है, एक होती है मार्केट ग्रोथ रेट और एक होता है आपका रिलेटिव मार्केट शेयर। क्लियर है, आपका ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स बोला जाता है इसे, आपका बोस्टन बॉक्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, क्या बोलते हैं, बोस्टन बॉक्स भी इसको बोला जाता है। देन आपका बोस्टन मैट्रिक्स भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोस्टन मैट्रिक्स भी बोला जाता है। एंड इसको यहाँ पे बीसीजी पोर्टफोलियो भी बोला जाता है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि ये अलग अलग टर्म्स हैं, ये सारे के सारे एक ही चीज़ को इंडिकेट करते हैं। और बेसिकली बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप। ठीक है, तो एक कंसल्टेंसी ग्रुप है यूएसए का। क्लियर है, चलो देखो बोस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप, तो ये हो गया आपका बीसीजी मैट्रिक्स। अब ये जो बीसीजी मैट्रिक्स है इसको डेवलप किसने किया, पहले तो आप इसके बारे में लिखो थोड़ा सा। इसको डेवलप किया गया 1970 में। किसने क्रिएट किया था ऐसे, तो किसने किया था भाई, ब्रूस डी हैंडरसन ने। ब्रूस डी हैंडरसन ने जो है इसको क्रिएट किया था। और ये थे कौन, यही थे फाउंडर बीसीजी के। ही वॉज द फाउंडर ऑफ बीसीजी।
फाउंडर ऑफ बीसीजी। ठीक है, तो ये चीज भी आप लिख लो कि बीसीजी के फाउंडर भी आपसे पूछे जा सकते हैं, ब्रूस डी हेंडरसन। आई थिंक लास्ट ईयर आपका बीसीजी का फुल फॉर्म इन्होंने पूछ लिया था, तो अब हम इसको पूरा ही कंप्लीट कर लेंगे। अब जब भी मैं आपसे बीसीजी मैट्रिक्स की बात करूंगा तो ये बीसीजी मैट्रिक्स करता क्या है, क्यों इस चार्ट को हम देख रहे होते हैं, या फिर क्यों कंपनीज इसको फॉलो करती हैं। तो इट हेल्प्स कंपनीज, ये क्या करता है, कंपनीज की हेल्प करता है टू एलोकेट रिसोर्सेस, यानी कि जो भी कंपनी के रिसोर्सेस हैं उनको एलोकेट करना। एंड इट इज यूज्ड एज एन एनालिटिकल टूल। ठीक है ना, इसको एक एनालिटिकल टूल की तरह हम यूज कर रहे होते हैं, एनालिटिकल टूल। ठीक है, इन ब्रांड मार्केटिंग, इन थोड़ा सा नीचे आते हैं, ब्रांड मार्केटिंग, जो आपका ब्रांड मार्केटिंग हो गया। ठीक है, टूल किस में, ब्रांड मार्केटिंग में, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में। अब ये समझ में आ रहा है, ब्रांड मार्केटिंग हमने पूरा पढ़ा हुआ है, ब्रांड इसमें आपका भी ब्रांड इमेज क्या होती है उसका यूज भी होगा, ब्रांड एसोसिएशंस कैसे क्रिएट होते हैं, अम्ब्रेला ब्रांडिंग स्ट्रेटजी का यूज कैसे होगा, तो ये सब इसमें यूज होने वाला है बीसीजी मैट्रिक्स में। क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, इट इज अ एनालिटिकल टूल। एनालिटिकल टूल का मतलब है हम सारे के सारे एनालिसिस कर रहे होंगे इस चार्ट के थ्रू। ठीक है, चलो प्रोडक्ट मैनेजमेंट हो गया, प्रोडक्ट मैनेजमेंट क्लियर है। देन इसके अलावा आपका पोर्टफोलियो एनालिसिस, तो पोर्टफोलियो एनालिसिस ठीक है। तो ये क्या करता है, कंपनीज को अपने रिसोर्सेज किस तरीके से एलोकेट करने हैं, क्या एनालिसिस करना है, एनालिटिकल टूल की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं, ये बात है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अच्छे से करेंगे बीसीजी मैट्रिक्स को, क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसको कल करते हैं एंड समझेंगे कि क्या टर्म्स हैं, क्या इसमें चीज़ें यूज होती हैं, कैसे कैसे एनालिसिस होता है, और इसको हम यहाँ पे फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ जैसे ही फिनिश होगी फिर हम आगे बढ़ेंगे अपना जो टाइप्स ऑफ मार्केटिंग है, रिलेशनल मार्केटिंग हो गई या फिर जितने टाइप्स की है, आपका होलिस्टिक मार्केटिंग अप्रोच क्या क्या होती हैं, तो इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस आपका कुछ क्लासेस में ही ये फिनिश हो जाएगा, आई थिंक आपका 3 to 4 में चीज़ें कंप्लीट करते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, एंड एंड करते हैं आज के सेशन को यहीं पे। थोड़ा सा हाथ में मुझे थोड़ी दिक्कत होने लग रही है अभी, बाय बाय।